अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में निबंधात्मक, तो विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आप इसका वर्णन कीजिए। तो आप इसका आंसर लिखते समय ये ध्यान दीजिएगा कि हम इस प्रकार से एक फ्लो चार्ट बनाकर इस आंसर को अधिक आकर्षक बना सकते हैं। आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। पहला आ जाएगा हमारे भौतिक कारक, दूसरा हमारे आ जाएगा आर्थिक कारक, तीसरे में हमारे आ जाएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, ठीक है। इसके बाद हम इनके नाम लिख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो भौगोलिक कारकों में सबसे पहले आता है जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता। इसके बाद दूसरा आ जाता है हमारे भू आकृति, तीसरा हमारे आ जाएगा इसमें जलवायु, और चौथा हमारे आ जाएगा इसमें मृदा। अभी हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आंसर स्टार्ट करने से पहले आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर हम आर्थिक में हम लिख सकते हैं खनिज, ठीक है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं औद्योगिकरण। इसके अलावा हमारे पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है वो क्या है, नगरीकरण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में हम लिख सकते हैं शांति, इसके अलावा राजनीतिक स्थायित्व। तो ये कारक हैं जो हमारे जनसंख्या के वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से आंसर को हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को कॉपी चेक करते हुए ये पता चल जाएगा कि हाँ स्टूडेंट ने ये पूरा इसको क्या आता है, आंसर आता है। अब इसके अंदर हम इनकी डिटेल लिख सकते हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इस प्रकार से एक फ्लो चार्ट बनाइएगा, इन तीनों को इस प्रकार से लिखना। इसके बाद हम हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहला आ जाएगा हमारा कौन सा आ जाएगा, भौतिक कारक। भौतिक कारक, इसमें हम ए नंबर लिख सकते, सबसे पहले लिख देंगे जल की उपलब्धता। तो जल की उपलब्धता के बारे में हम बात करें तो यहां पर देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक में लिखा है, हम इसके संदर्भ में बात करते हैं कि जल की उपलब्धता जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां पर जल आसानी से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां पर जल आसानी से प्राप्त हो जाता है। यदि हम इतिहास के संदर्भ में बात करें तो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जितनी भी मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है वह सब नदियों के किनारे ही क्या हुई है, विकसित हुई है। जैसे हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर हम बात करें नील नदी की सभ्यता, या फिर हम बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फिर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता। तो जितनी सभ्यताएं हुई है मानव की, उन सब का विकास कहां पर हुआ है, नदी के किनारे पर ही हुआ है। क्यों? क्योंकि मानव जीवन के अस्तित्व के लिए जल एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है उन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या है, अधिक पाई जाती है, या फिर मनुष्य उन क्षेत्रों में निवास को क्या होता है, प्राथमिकता देता है, ठीक है। अब हम बात करें कि जल हमारे क्या क्या काम आता है। तो जल का उपयोग पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं,
फसलों, उद्योगों और नौ संचालन में किया जाता है। किस किस काम आता है? तो पीने के काम आता है सबसे महत्वपूर्ण, इसके अलावा नहाने के काम आता है, इसके अलावा भोजन पकाने के काम आता है, सिंचाई के काम आता है, पशुओं के काम आता है, परिवहन के काम आता है। कई कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है। और विश्व की मानव सभ्यताओं का विकास भी कहां पर हुआ है? नदियों के किनारे ही। दूसरा जो फैक्ट है वो है भू आकृति। भू आकृति किस प्रकार से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है, ये देखिए। तो भू आकृति में आपके लिखा हुआ है कि लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्रों पर फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योगों के लिए क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक होते हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले होते हैं। ठीक है, तो भू आकृति भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस प्रकार से निभाती है? तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बात करें भू आकृति। ठीक है, भू आकृति। भू आकृति में देखिए कि जो मनुष्य है वो कहां पर निवास करना पसंद करता है? समतल क्षेत्र और जिसका ढाल क्या हो? मंद हो। ठीक है, यहां पर निवास करने को प्राथमिकता देता है, जबकि कहां पर? पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर ढाल क्या होता है? तीव्र होता है, वहां पर निवास को प्राथमिकता नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? तो इसको आपको रटना नहीं है, केवल समझिए कि जो समतल भाग है वहां पर क्या हो जाती है? मनुष्य कृषि कर सकता है आराम से। दूसरा चीज, परिवहन के जो मार्ग हैं इनका विकास कर सकता है, जिससे आर्थिक विकास हो सकता है। मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनकी क्या कर सकता है? वो पूर्ति कर सकता है। तो जो समतल भाग है वहां पर कृषि कर सकता है, खेतों का विकास हो सकता है, परिवहन मार्गों का क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। लेकिन जो पर्वतीय भाग है, जो तीव्र ढाल वाले भाग है, वहां पर कृषि नहीं कर सकता है। ठीक है, पहली चीज, अगर वहां पर मकान बनाता है तो वहां मकान बनाने में भी क्या होती है? दिक्कत होती है, क्योंकि ढाल क्या होता है? उबड़ खाबड़ और असमान होता है। फिर अगर भवन निर्माण उसको करना है तो उसके लिए जो माल है उसको लाने के लिए परिवहन के मार्ग क्या होते हैं? उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर हम देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो यातायात का मार्ग होता है वो क्या होता है? केवल सड़क मार्ग होता है। जबकि हम समतल भागों की बात करें तो समतल भागों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग सभी क्या होते हैं? विकसित रूप से पाए जाते हैं। तो क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में निवास को प्राथमिकता नहीं देता है। अब हम वर्ल्ड मैप पर अगर हम देखें तो जो गंगा का मैदान है, ठीक है, अगर हम बात करें भारत के नक्शे पर, तो आप लोगों को पता है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि गंगा नदी कहां से कहां को बहती है। तो अब हम बात करें कि यहां पर उत्तर प्रदेश, ठीक है, अगर यहां पर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है। इधर की बात करें हम तो पंजाब सिंधु की सहायक नदियों वाला क्षेत्र आ जाता है उत्तर प्रदेश। और इधर की तरफ हम बात करें बिहार, और बिहार के बाद हम बात करें वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होती है? गंगा नदी प्रवाहित होती है। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में इनको काउंट किया जा सकता है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल। तो ये जो गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है या गंगा का विशाल मैदान है, यहाँ पर विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं उसमें इसको क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यदि हम इसके ऊपर की बात करें, जहां पर क्या है? हिमालय का विकास या विस्तार पाया जाता है, इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या का वितरण है वो क्या पाया जाता है? कम पाया
जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि भू आकृति भी जनसंख्या के वितरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। मनुष्य समतल और मंद ढाल वाले क्षेत्रों पर निवास करना प्रीफर करता है, जबकि पर्वतीय और तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में निवास को प्राथमिकता नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि समतल क्षेत्रों में कृषि और परिवहन के साधनों का विकास पाया जाता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में इनका विकास तुलनात्मक रूप से क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। गंगा का जो मैदान है विश्व के उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सम्मिलित है, जबकि हिमालय जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर जनसंख्या का वितरण और घनत्व दोनों ही तुलनात्मक रूप से क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला तीसरा हमारा भौतिक कारक है जलवायु। जलवायु, क्लाइमेट, ठीक है। तो मनुष्य की प्रारंभ से ही यह प्राथमिकता रही है कि ऐसे स्थानों पर निवास करने पसंद करता है जहां पर न तो तापमान बहुत ज्यादा अधिक हो या फिर न तो तापमान बहुत ज्यादा कम हो। कहने का मतलब यह है कि अति उष्ण और अति न्यून तापमान वाले क्षेत्रों में जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। विश्व के जितने भी अधिक तापमान वाले क्षेत्र हैं या बिल्कुल निम्न तापमान वाले क्षेत्र हैं, वहां पर जनसंख्या का वितरण क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। यदि हम बात करें अधि में, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, उष्ण मरुस्थल, ठीक है। और यहां पर ठंडों में क्या आ जाएगा, टुंड्रा क्षेत्र, ठीक है। जहां पर जैसे हम बात करें ग्रीनलैंड, जहां पर एस्किमो जनसंख्या निवास करती है, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र जहां पर तापमान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होती है, जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। मनुष्य हमेशा ऐसे क्षेत्रों में निवास करना चाहता है जहां का मौसम क्या होता है, अनुकूल होता है। तो अगर हम बात करें भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण विश्व में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र है, जो भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर तापमान न तो बहुत ज्यादा अधिक पाया जाता है, न ही बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। इस कारण प्राचीन काल से ही यहाँ पर क्या है, जनसंख्या का जो वितरण है वो क्या होता है, अनुकूल पाया जाता है। भौतिक कारकों में अगला हमारा कारक है मृदा, ठीक है। मृदा, मनुष्य प्रारंभ से ही नदी घाटियों में बसना क्या किया है, मनुष्य ने प्रिफर किया है। जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, अभी हमने बात करा, वो कहां पर हुआ है, जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में ही नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ है। अब क्या होता है कि जो मृदा का उपजाऊपन है वो भी जनसंख्या के वितरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मृदा पाई जाती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, जिन क्षेत्रों में मृदा क्या पाई जाती है, उपजाऊ पाई जाती है, वहां पर जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। वहां पर जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। और जिन क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से अनुर्वर पाई जाती है मृदा, वहां पर जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। इसका सिंपल सा कारण क्या है कि जो जनसंख्या है उसका भरण पोषण करने के लिए फसलों का उगाना आवश्यक है, और फसलें उपजाऊ मृदा में ज्यादा उगाई जाएंगी और अनुर्वर मृदाओं में उनका उत्पादन क्या होता है, कम होता है। जो उपजाऊ क्षेत्र है वहां पर क्या की जा सकती है, गहन कृषि की जा सकती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जा सकती है। गहन कृषि से तात्पर्य होता है मृदा के किसी भी भाग को रिक्त न छोड़ते हुए मृदा का समुचित उपयोग करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन का प्रयास करना। तो जहां पर क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जैसे दोमट मिट्टी है, या फिर हम बात करें, अभी हमने बात करा कि गंगा का जो मैदान है वहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल राज्यों में क्या पाई जाती है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि नदी घाटी वाले जो क्षेत्र है वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमें पता है कि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक नवीनतम मृदा है और सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ मृदा है। तो मृदा का उपजाऊपन भी
जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जहां पे मृदा उपजाऊ है वहां पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जहां पे मृदा अनुपजाऊ या अनुर्वर है वहां पर तुलनात्मक रूप से जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो यह क्या हो गए हमारे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों के बारे में। आर्थिक कारक, आर्थिक कारकों में हमने 3 पढ़ने हैं। पहला है खनिज, दूसरा है नगरीकरण और तीसरा है हमारे औद्योगिकरण। ठीक है, आपसे छोटे प्रश्न मतलब लघुत्तरात्मक प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। तो आर्थिक कारकों की हम बात करें तो 3 कारक है, कौन कौन से, खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। सबसे पहले हम बात करें खनिज की, तो जिन क्षेत्रों में खनन की क्रिया होती है वहां पर क्या होता है, औद्योगिक विकास होता है। ऐसे क्षेत्र क्या करते हैं, श्रम को आकर्षित करते हैं। श्रम चाहे कुशल हो अथवा अर्धकुशल श्रम, ये सारा का सारा कहां पर आकर्षित होता है, खनिज क्षेत्रों की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। अगर हम बात करें विश्व के बारे में तो जो भी खनिज क्रियाओं के लिए या खनन क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है वहां पर क्या हो गया है, जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है। यदि हम बात करें कटंगा का पठार, ठीक है, यहाँ पर जाम्बिया में है, यहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें भारत में छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर कोयला और कौन सा खनिज, लोहा और मैग्नीज, सभी खनिज पाए जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, जनसंख्या का वितरण क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यह क्षेत्र क्या होते हैं, श्रम को आकर्षित करते हैं। दूर दूर के क्षेत्रों से यहाँ पर रोजगार की तलाश में क्या होते हैं, लोग बाग आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो खनिज में आपको केवल ये लिखना है कि जिन क्षेत्रों में खनन क्रिया होती है वहां पर औद्योगिक विकास होता है। ऐसे क्षेत्र कुशल और अर्धकुशल श्रम को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कटंगा का पठार कहां पर, जाम्बिया में है, जहां तांबा पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार कहां पर, भारत में है, जहां पर क्या है, कोयला, लोहा, मैग्नीज इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर श्रम को आकर्षित करता है, तो रोजगार की तलाश में लोग दूर दूर से यहाँ पर खींचे चले आते हैं। इस कारण यहाँ पर जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। दूसरा हमारा कारक है नगरीकरण। ठीक है, तो नगरीकरण में आप यहाँ देखेंगे कि जो नगर होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च शैक्षणिक व चिकित्सा और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। नगरों में रोजगार के अवसर होते हैं, ऊंची शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त होती है और उच्च क्वालिटी की क्या होती है, यहाँ पर चिकित्सीय सुविधाएं भी क्या होती है, प्राप्त होती हैं। तो लोग बाग क्या होते हैं, नगरों की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, लोग बाग क्या होते हैं, नगरों की तरफ आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं, पहला यहाँ पर क्या पाई जाती है, रोजगार के अवसर है, यहां पर उच्च शैक्षणिक सुविधाएं, उच्च चिकित्सा सुविधाएं। इसके अलावा यहां पर परिवहन के साधन है और कई सारी सुविधाएं नगर उपलब्ध कराते हैं। इस कारण जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनसे लोग बाग इधर की ओर नगरों की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई गांव है तो वहां पर चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, तो कोई बड़ी बीमारी होने के
कारण कहाँ पर नगरों की तरफ आते हैं। लोग 12वीं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पर नगरों की तरफ आकर्षित होते हैं, या फिर ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहां पर रोजगार के साधन काफी कम होते हैं, इस कारण वो रोजगार की तलाश में नगरों की तरफ आकर्षित होते हैं। इन सभी कारणों के कारण क्या है, नगरों में जो जनसंख्या है वो क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। और जितना ज्यादा नगरीकरण होगा, जितना बड़ा नगर होगा, वहां पर जनसंख्या उतनी ही क्या पाई जाएगी, अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर रोजगार, चिकित्सा और शिक्षा तीनों के जो अवसर हैं वो क्या होते हैं, उच्च क्वालिटी के पाए जाते हैं, अधिक अवसर होते हैं, तो लोग बाग अधिक आकर्षित होंगे। इसके बाद हमारा तीसरा कारक है औद्योगिकरण। औद्योगिक रोजगार पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, जिससे बड़ी संख्या में लोग आकर्षित होते हैं। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक व अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। ठीक है, देखिए वही सिंपल सी चीजें, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि अगर औद्योगिकरण होगा तो औद्योगिकरण से क्या होगा, यहाँ पे नगरीकरण होगा। ठीक है, नगरीकरण होगा तो नगरीकरण होने से यहाँ पर क्या होगा, सभी यहाँ पर बैंक आएंगे, इसके अलावा यहाँ पर सभी स्कूल्स आएंगे, इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, परिवहन के साधनों का विकास होगा, इसके अलावा सभी चीजें आएंगी। तो इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या का वितरण क्या पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा। केवल औद्योगिकरण से श्रमिक ही नहीं आएंगे बल्कि और दूसरे क्षेत्रों से भी लोग क्या होंगे, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो औद्योगिकरण के कारण क्या होगा, नगरीकरण में वृद्धि होगी, जो न केवल श्रमिकों को आकर्षित करेगा बल्कि बैंक कर्मी, चिकित्सा कर्मी, अध्यापक, परिवहन कर्मी, इन सभी को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और इसके कारण यहाँ पर जनसंख्या क्या पाई जाएगी, अधिक पाई जाती है। तीसरा हमारा कारक है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। इसके अंतर्गत देखिए कि कुछ स्थान धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां पर सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। ठीक है, मानव का ये स्वभाव रहा है कि वो शांत क्षेत्र जहां पर क्या है, शांति हो, लड़ाई दंगे झगड़े युद्ध की स्थिति ना हो, उन क्षेत्रों में निवास करना प्रेफर करता है। या फिर हम यूं कह सकते हैं जहां पर सरकार बार बार बदलती है, राजनीतिक स्थायित्व नहीं है, युद्ध की आशंका रहती है कि पड़ोसी देश कभी भी क्या कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण क्या पाया जाता है, तुलनात्मक रूप से कम पाया जाता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में आप लिख सकते हैं कि शांत क्षेत्र जहां पर शांति पाई जाए, राजनीतिक स्थायित्व या स्थिरता पाई जाती है, उन क्षेत्रों में लोग निवास करना पसंद करते हैं। और जिन क्षेत्रों में युद्ध की आशंका रहे, भय रहे, लड़ाई दंगे होने का भय रहे, उन क्षेत्रों को छोड़कर लोग दूसरे स्थानों की तरफ क्या चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। तो ये है हमारे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंतर्गत हमने चर्चा की भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के बारे में। भौतिक कारकों में हमने पढ़ा जल की उपलब्धता, इसके अलावा भू आकृति, जलवायु और मृदा। आर्थिक कारकों में हमने पढ़ा खनिज, इसके अलावा नगरीकरण और औद्योगिकरण। और सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में हमने पढ़ा राजनीतिक स्थायित्व और शांति को।